तो आज देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी के बीच रिलेशन होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स साई और जो आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी। साई को वेबर में लिखते हैं, है ना, दिस इज इन वेबर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी उसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। बी सब वेक्टर क्वांटिटी टेस्ला में, वेबर पर यूनिट एरिया बोलते हैं ना, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स जो है एक लार्जर क्वांटिटी है, डेंसिटी जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन होता है। तो ये जो फ्लक्स डेंसिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में एंगल बनाते हुए थीटा से ये इस तरह से है पी। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि ये नॉर्मल ही हो, मतलब ये जो प्लेन है आप देख रहे हैं, ये जो प्लेन है सरफेस का जिसका डिफरेंशियल एरिया ds है, एक स्मॉलर एरिया है, तो कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये परपेंडिकुलर इस प्लेन का क्रॉस करता हो। परपेंडिकुलर अगर क्रॉस करता हो तो b इज इक्वल टू जाई बाई एस कर देंगे, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ये जो फ्लक्स है फिर वो थोड़ा सा कम निकलेगा आपको यहाँ से, इस क्रॉस जो करेगा। सो डी जाई जो होता है वो फ्लक्स थ्रू दिस डिफरेंशियल एरिया ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है वो नॉर्मल में हो, या बोल सकते हैं इसका एरिया का जो एंगल होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है प्लेन का, है ना। तो ये एरिया का डायरेक्शन है, तो हम बोल सकते हैं एरिया का डायरेक्शन और जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का डायरेक्शन वो सेम नहीं हो, तो उस केस में जो फ्लक्स जो निकलेगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया, है ना, दैट विल बी डी जाई ऐसा लिखते हैं। तो ये हम वी डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, वी डॉट प्रोडक्ट, है ना, इसका जो है इस इधर वाला कंपोनेंट, तो बी कॉस थीटा करके आप ऐसा लिख सकते हैं उसको, ठीक है। तो टोटल अगर आपको निकालना हो, टोटल फ्लक्स एक बड़ा सा एरिया दिया हो, बड़ा सा एरिया दिया हो, तो क्या करेंगे, इसको डबल इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जाई इज इक्वल टू डी जाई, उसका डबल इंटीग्रेशन, तो ये फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया। सो फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी एरिया वेबर हम इस तरह से लिखते हैं इसको, ठीक है। सो बी जो है टेस्ला में वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला लिखते हैं। बी और एच जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, आपस में रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू हम लोग म्यू एच लिखते हैं, बी इज म्यू एच लिखते हैं, ठीक है। तो म्यू इज म्यू नॉट म्यू आर हो गया। म्यू नॉट जो है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इट्स वैल्यू इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। एंड म्यू आर इज रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, ये रिलेटिव परमेबिलिटी होता है मीडियम का, ठीक है। इसकी वैल्यू 2, 3, 4, 5 जो भी होगा डिपेंड अपॉन मीडियम रहेगा, ठीक है। अगर एयर रहेगा तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 हम लेंगे। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको बताया इसलिए रहता है क्योंकि इसके जस्ट बाद हमको देखना है गास लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भी था गास लॉ। गास लॉ क्या कहता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो उसको हम लोग Q इज इक्वल टू डी डॉट डी एस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के साइन के साथ करते थे, मतलब D का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन आपको Q देता है। तो वैसे ही क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, है ना। तो ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। वहां पे क्लोज सरफेस से जो मैग्नेटिक जो था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो टोटल चार्ज इनक्लोज के बराबर होता था। वैसा इसलिए होता था क्योंकि मोनोपोल वहां पे पॉसिबल होता है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर आप एक कोई भी क्लोज सरफेस लेते हैं, क्लोज, रिमेंबर इट इज ए क्लोज सरफेस, है ना, याद रखिएगा, इस क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस कभी भी लेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू क्लोज सरफेस विल बी ऑलवेज जीरो। तो इन केस ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स ऑलवेज जीरो क्लोज सरफेस से। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट हियर, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कभी भी आप जो है कोई भी मैग्नेट है उसको आप कट भी करेंगे दो पार्ट में तो हमेशा नॉर्थ पोल और साउथ पोल मिलेगा, ऐसा नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर आप एक जैसे कोई क्लोज सरफेस लेंगे, इस तरह से क्लोज सरफेस भी लेते हैं ऐसा, तो क्या होगा, जितना बाहर निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इसमें अंदर जाएगा, है ना। तो नेट अंदर जो जा रहा है वो बोलेंगे बाहर और अंदर उतना ही बराबर जाएगा। तो इसलिए जो है फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस इट विल बी ऑलवेज जीरो, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करते हैं,
सो इसको जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल इंटीग्रेशन ऐसा, सो दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, ऐसा करके आप लिख सकते हो डाइवर्जेंस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो हो गया, डाइवर्जेंस बी दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये हमेशा डाइवर्जेंस डी या ई जीरो नहीं होता था, कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जरूरी नहीं हो हमेशा हो, है ना, मोनोपोल अगर है तो वहां पे होगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटोस्टैटिक में ऑलवेज डाइवर्जेंस बी दैट इज इक्वल टू जीरो, या बी इज इक्वल टू म्यू एच भी लिखते हैं, सो आल्सो डाइवर्जेंस एच इज आल्सो जीरो, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, डाइवर्जेंस एच इज आल्सो जीरो, एच एच जो है वो भी आपका जीरो हो जाएगा बिकॉज बी इज म्यू एच। तो ये हो गया, कंडीशन हो गया इसको, है ना, ये हम लोग इसको बोलते हैं सोलेनोइडल। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर डाइवर्जेंस उसका जीरो है तो वो सोलेनोइडल हो बोलते हैं, सोलेनोइडल है मतलब वो सर्कुलेशन में है, वो सर्कुलेशन में होता है। ठीक है, जबकि उसमें नहीं होता ऐसे, जैसे प्लस क्यू चार्ज होता था ऐसा, तो इस तरह से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ निकलता था ऐसा। तो इसमें क्लोज सरफेस जैसे एक स्फीयर ले लिया तो जो है अंदर की तरफ नहीं आते इलेक्ट्रिक, जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बाहरी की तरफ ही रहेगा। तो उस केस में डाइवर्जेंस ई जब निकालोगे तो दैट विल बी इक्वल टू नॉन जीरो वैल्यू ऐसा, बट यहाँ पे जीरो होता है, याद रखिएगा। तो ये सेकंड जो लॉ हो गया, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइवर्जेंस डी इज इक्वल टू रो वी लिखते हैं हम लोग, रो वी मतलब इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू चार्ज डेंसिटी उस रीजन में, लेकिन यहाँ पर ऑलवेज डाइवर्जेंस बी दैट इज इक्वल टू जीरो या डाइवर्जेंस एच दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये गॉस लॉ मैग्नेटोस्टैटिक होते हैं। फिर नाउ कमिंग टू द करंट एंड करंट डेंसिटी, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड करंट डेंसिटी। करंट को आई, करंट डेंसिटी को जे से, जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी, है ना, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर जो बोलते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि करंट है इट्स माइक्रोस्कोपिक लार्जर, मतलब सरफेस वगैरह में लेते हैं थ्रू सरफेस ऐसे करके, बट करंट डेंसिटी जो है पॉइंट टू पॉइंट वेरिएशन लेते हैं, करंट पर यूनिट एरिया, है ना। तो एक सपोज एक छोटा सा एरिया दिया हो और एरिया का जो परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है, मतलब एरिया का जो डायरेक्शन है वो एन है ऐसा, तो कोई जरूरी नहीं हमेशा जे जो है इसी के डायरेक्शन में हो, इट कैन मेक एन एंगल थीटा विथ दिस एरिया, है ना। तो उस केस में जो है करंट जो होगा डी आई इज नॉट सिंपली जे डी एस, ऐसा नहीं लिखते, उसको हम लोग जे डॉट करके लिखते हैं, ऐसा डॉट प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे देखिएगा ये डॉट प्रोडक्ट करके। सो करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया, ये करंट पासिंग थ्रू दिस एरिया, अगर ये परपेंडिकुलरली करंट क्रॉस करेगा तो डी आई इज इक्वल टू जे डी एस, सिंपल एरिया लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर नहीं है, ये कुछ एंगल बनाते हुए तो डॉट करके लिखते हैं, वेयर जे डॉट डी एस इज जे डी एस कॉस थीटा, ऐसा करके। तो अगर हमको एक कोई बड़ा सा एरिया दिया है तो करंट पासिंग थ्रू अ क्लोज नहीं, करंट पासिंग थ्रू अ सरफेस, कोई एक सरफेस दिया है ना, ये सरफेस जैसे दिया है तो ये हमको जे डॉट डी एस कर देंगे। अब ये हमको दिया रहेगा सरफेस है वो आपका रेक्टेंगुलर सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल टाइप का सरफेस हो सकता है, सिलेंड्रिकल सेल में, है ना, और ये इस तरह से डिस्क फॉर्म में भी हो सकता है। तो उसका एरिया सुटेबली हम इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, इसको कार्टेशियन में, इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका एक्सटेंशन आ जाएगा, जो भी होगा एक्स वाई प्लेन में है सरफेस तो एक्स और वाई का एक्सटेंशन यहाँ पर आ जाएगा ऐसा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना रहेगा आपको, है ना, जे डॉट डी एस उसको आप निकालेंगे, जे वेक्टर डॉट डी एस, जे दिया रहेगा। तो ये करंट और करंट डेंसिटी का आपस में रिलेशन हो गया, जे करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट पर यूनिट एरिया वेक्टर क्वांटिटी होता है, सब वेक्टर क्वांटिटी याद रखिए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये करंट और करंट डेंसिटी का रिलेशन हो गया। फिर 2 मार्क का कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल, ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर, इसको हम लोग ए वेक्टर जो है, और एक होता है स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, स्केलर, स्केलर ये जो जो टर्मिनोलॉजी है ये आप देखेंगे एंटीना में बहुत यूज होता है, ये एंटीना में, ये सिंप्लीफाई करने के लिए, कुछ कैलकुलेशन के लिए यूनिकली डिटरमाइन किया गया इसको। तो वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल ए वेक्टर का ये जो है ना, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल का, इसका अगर हम कर्ल लेते हैं, कर्ल ऑपरेशन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर, दिस गिव्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, है ना। तो बायट सावर्ट लॉ जो है, अगर आप ए के लिए कैलकुलेट करना चाहो तो ऐसे लिखोगे ऐसा। ठीक है, अगर कोई वायर वगैरह में दिया जिसमें करंट फिलामेंट बोल सकते हो, तो आईडीएल करंट फिलामेंट दिया तो इस तरह से आप ए वेक्टर जो भी है सुटेबल इंटीग्रेट करके म्यू आई डी एल अपॉन 4 पाई आर ऐसे करके इस तरह से कर सकते हो। उसमें क्या हो रहा था,
आप देखेंगे कि IDL क्रॉस ऐसा करके लिखते थे ना, डिवाइडेड बाय 4πr², यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r में है, देखिएगा ऐसा। तो इस तरह से ये आप लिखते हो। कभी अगर आपको सीट में दिया हो तो इस तरह से आप जो है ए वेक्टर के लिए, वेक्टर मैग्नेटिक पोटेंशियल के लिए लिख सकते हो। तो ये पॉइंट को याद रखना है कि ए का जो है कर्ल ऑपरेशन आपको बी देता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देता है टेस्ला में, ठीक है। सिमिलरली देन वी कम टू कोई स्केलर पोटेंशियल भी है क्या जो हम डिफाइन कर सकते हैं, स्केलर पोटेंशियल। तो स्केलर पोटेंशियल है, हम डिफाइन कर रहे हैं Vm, है ना, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिज्म में भी हम कोई पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं क्या, बट हाँ कर सकते हैं, बट तभी कर सकते हो जब J इज इक्वल टू 0, मतलब करंट डेंसिटी वहां पे 0, सोर्स फ्री रीजन हो, सोर्स फ्री रीजन हो। तो हमेशा आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, H वेक्टर इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, है ना, ये अपन ने इसका डेरिवेशन भी पढ़ा था। उसी तरीके से आप जो है H का भी लिख सकते हो अगर आपका Vm जो है मैग्नेटिक पोटेंशियल है, स्केलर पोटेंशियल हो, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में और बी के बीच में भी आप सिंपली H को जो है फिर इंटीग्रेट करके, लाइन इंटीग्रेशन करके A to B करके आप निकाल सकते हो। और ये जो हमेशा याद रखिएगा, ये जो मैग्नेटिज्म में हमेशा जो है, या ये आपका वेक्टर कैलकुलस की प्रॉपर्टी होती है कि कभी भी स्केलर का आप ग्रेडियंट लोगे, है ना, और उसका कर्ल लोगे तो वो 0 आता है ऑलवेज, ऑलवेज, है ना। ये तभी हो पाएगा जब आपका जो है जे जो है 0 होगा, जे यहाँ पे 0 होगा, है ना, जे 0 होगा यहाँ पे सोर्स फ्री रीजन में, यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि व्हाट यू राइट कर्ल H इज इक्वल टू J लिखते हैं ना। अब H को अगर हम ऐसा लिख रहे हैं इस तरह से, ये देखिएगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल में, तो यहाँ पे कर्ल नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डालेंगे माइनस के साइन, तो ये इधर आ जाएगा आपका J आ जाएगा। लेकिन ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो बोलते हैं, ये वाला जो क्वांटिटी है हमेशा 0 होता है वो वेक्टर कैलकुलस में। आप कभी भी कोई भी स्केलर का आप देख लीजिए, ग्रेडियंट निकालेंगे फिर उसका जो है कर्ल निकालोगे तो 0 आता है। तो इसलिए अगर 0 हो तभी आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो ये स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन वेक्टर एंड स्केलर मैग्नेटिक पोटेंशियल, तो ये आपको बताना रहेगा उसमें। अब ये जो पार्ट था एम्पियर्स लॉ इन पॉइंट फॉर्म, ये मैं डिस्कस कर चुका था, इसको मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। कर्ल ऑफ H दैट इज इक्वल टू J, ये हमने डिराइव किया था इसको, कर्ल ऑफ H दैट इज इक्वल टू J, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ होता है ना, ये एम्पियर्स लॉ होता है, दैट इज द क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ H गिव्स I वैल्यू, जो कि जितना करंट इनक्लोज किया है। तो इसमें जब हम अप्लाई करते हैं एम्पियर्स लॉ में, तो मैंने दो बातें बोली थी। कोई भी पाथ हम ऐसा लेते हैं जहां पे या तो H डॉट DL सिंपली 0 हो जाए, है ना, मतलब H इज परपेंडिकुलर टू DL हो। यहाँ पे कोई भी पाथ लेते हैं, जैसे ये क्लोज पाथ है हमको दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप 1 2 3 4 5 करके, यहाँ पे जो है ये जो क्लोज पाथ देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा 1 2 3 4 करके, ये जो क्लोज पाथ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे हम कोई पाथ ले रहे हैं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक कोई पाथ ले रहे हैं, तो पहले जो हम एम्पियर लॉ अप्लाई करते थे तो उसमें बोलते थे कि H डॉट DL, H और DL या तो 0 हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर हो जाए, H ऐसा हो और DL ऐसा हो, परपेंडिकुलर हो जाए ऐसा, तो H और ये DL ऐसा है तो परपेंडिकुलर हो जाए तो वो 0 हो जाएगा, या H और DL दोनों एक ही उसमें हो, है ना, तो सिंपली HDL बन जाए ऐसा। फिर इसको हम H जो है उसमें उस पाथ में पूरा H कांस्टेंट हो ऐसा बोलते थे। तो आप सिंपली पाथ लेंथ निकाल लीजिए और तो आपका पूरा इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे पाथ में डिवाइड करके हम लोग इस कंडीशन को फिल करके निकाल लेते थे तो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ऐसा सोर्स ऐसा हो जिसमें हम ऐसा पाथ लिए हैं जिसमें सपोज ये जैसे एक पाथ लिया ना, कोई करंट सोर्स है जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड राइज हुआ और हम एक क्लोज पाथ ऐसा ले रहे हैं 1 2 3 4, इसमें हम H का इसमें मतलब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना चाह रहे हैं। देखिएगा तो ये देखिएगा कार्टेशियन सिस्टम में हम एक्स वाई प्लेन में एक डिफरेंशियल एरिया डेल एक्स और डेल वाई बनाते हुए लिए हैं, और करंट है मेरा, ये एरो का डायरेक्शन यहाँ पे शो किया है करंट, ये देखिएगा ऊपर की तरफ। तो ये हमें करंट का डेंसिटी का जेड कंपोनेंट देगा, है ना, करंट क्रॉसिंग थ्रू एरिया, मतलब इसका एरिया से मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे जे जेड मिलेगा, आई डिवाइडेड बाई दिस डेल एक्स बाई डेल वाई ऐसा करके। लेकिन डेंसिटीज हमेशा जब एरिया टेंडिंग टुवर्ड 0 होता है तब डिफाइन करता है, याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डिफरेंशियल एरिया एक्स वाई प्लेन में लिया था
तो हम ये बोल रहे हैं कि सपोज जो इसमें जो करंट है और ये जो पाथ लिए हैं उसमें एच का हमको, ये जब एम्पियर्स लॉ अप्लाई करते हैं एच डॉट डी एल, है ना, ये पूरे 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से 4 से लेके 1, हमको ओवर पाथ्स जो है एच का एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन नहीं मालूम है, वेरिएशन नहीं मालूम है, तो हम क्या करते हैं उसको टेलर सीरीज से अप्रोक्सीमेट करते हैं ओवर पाथ। तो यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट पी है वहां पे एच की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। सो दैट इज एच एक्स नॉट एक्स प्लस एच वाई नॉट ए वाई प्लस एच जेड नॉट ए जेड है करके, ठीक है। तो इसमें हम जो है एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जब आप एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे सपोज वो करंट इनक्लोज कर रहा है आई, तो इसको हम लोग देखिएगा 1 से लेके 2, यहाँ से इस पे ऐसा है ना, 1 से लेके 2, फिर 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 2 से लेके 3, फिर 3 से लेके 4 और 4 से लेके 1, ऐसा अलग अलग पाथ में कर सकते हैं कोई भी क्लोज। ये पूरा कंप्लीट 1 2 3 4 1 क्लोज पाथ है। तो ये 1 से लेके 2 मतलब 4 पाथ में, 4 पाथ में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अब h जो है उसका हमको वेरिएशन ओवर 1 से लेके 2 नहीं मालूम, तो आप सबसे पहले क्या करना है, हम इसको लेते हैं, इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 1 से लेके 2 जब कैलकुलेट करना चाहेंगे तो मैंने बताया था कि h वेक्टर जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं y डायरेक्शन में है, तो h y a y करके दैट इज 1 से लेके 2 डायरेक्शन में, ठीक है। और 1 से लेके 2 में जो है जो डेल एल जो रहेगा, है ना, आप कैसे लिखोगे, डेल एक्स एक्स, डेल वाई ए वाई, डेल जेड ए जेड, तो ये किधर है, टुवर्ड्स ए वाई डायरेक्शन में, तो डेल वाई ए वाई ऐसा करके हमने लिखा। तो एच वाई 1 2 डेल वाई करके ये आपने लिखा, ये अप्रोक्सीमेशन में रहेगा, ऐसा अप्रोक्सीमेशन साइड में, ठीक है। दिस वन इज इन अप्रोक्सीमेशन साइड। तो ये एच वाई 1 2 जो है हमको नहीं पता है, ये जो है यहाँ पे नहीं मालूम है हमको। इसमें पहले क्या हम बोल रहे थे, इस पूरे पाथ में कांस्टेंट होता है, ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन अगर नहीं किया हो तब, अगर हम ऐसा कोई पाथ नहीं मालूम है, 1 से लेकर 2 पाथ में हमको एच का नहीं मालूम है एग्जैक्ट वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। यहाँ पे मालूम है आपको एट पॉइंट पी, ठीक है। तो यहाँ से आप आ रहे हैं तो ये देखिएगा एच वाई 1 2 यहाँ से, है ना, एच वाई 1 2, तो ये क्या बोलेंगे, यहाँ पर इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है तो एच वाई 1 0 हो गया। फिर यहाँ से यहाँ हम इधर जा रहे हैं डेल एक्स बाई 2 डिस्टेंस पे, तो ये जो यहाँ से यहाँ जब 1 से लेकर 2 जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पे x जो है वेरी हो रहा है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो y का x के साथ वेरिएशन, तो ये टेलर सीरीज का फर्स्ट ट्रूथ, मतलब ये fx हो गया, दैट इज f नॉट, फिर x fx f डैश x, मतलब ऐसा हो गया। fx कभी भी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट, f नॉट प्लस x f डैश x, फर्स्ट टू टर्म जब लिखते हैं, है ना, तो वही चीज हमने किया यहाँ पे। तो ये इस तरह से ये 1 से लेके 2 टर्म आएगा, है ना, इसमें एच वाई 1 2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। सिमिलरली जब 3 4 में जाते हैं हम लोग, 3 अपोजिट में लेते हैं, 3 4 में जब जाएंगे तो एच जो वैल्यू रहेगा, एच वैल्यू की वैल्यू, तो एच वाई हम लोग ए वाई लिखेंगे, एच वाई 3 4, है ना। और तो 3 4 को फिर हमको अप्रोक्सीमेट करना है यहाँ पे, आप बोल सकते हैं, ठीक है, 3 4 को। तो ये देखिएगा 3 4 को किया तो एच वाई नॉट, और यहाँ पे जो है इट इज माइनस डेल एक्स बाई 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। और इधर फिर x के साथ वेरी कर रहा है अगेन, सो h का y कंपोनेंट x के साथ, तो डेल एच वाई बाई डेल एक्स। और इधर जो पाथ लोगे dl वेक्टर, सो वो आपका रहेगा माइनस करके रहेगा, है ना, तो ये माइनस में आएगा, ऐसा माइनस डेल वाई ए वाई करके। तो ये आप पुट वैल्यू कर दीजिए, तो आप 1 से लेके 2 और 3 से लेके 4 ये दोनों को समेशन कर दीजिए, है ना। तो जब 1 से लेके 2 और 3 से 4 को आप समेशन करते हैं तो इस तरह से हमको h का y कंपोनेंट का x के साथ वेरिएशन मिलता है, डेल एच वाई बाई डेल एक्स। ये अप्रोक्सीमेशन साइन लिखे है ना, क्योंकि टेलर सीरीज से हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो है आप 2 से लेके 3 पाथ और 1 से लेके 4 पाथ के जब दोनों को समेशन करेंगे तो ये माइनस में आएगा, डेल एच एक्स बाई डेल एच वाई, डेल एक्स डेल वाई कर सिमिलरली करके आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है h का, आपको ये वैल्यू मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं ये वैल्यू, ये देखिए ये मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग बोल रहे हैं j का जेड पार्ट, ऐसा, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन में ही है, अभी भी याद रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन में, ये अप्रोक्सीमेशन में, ठीक। तो ये जो है h डॉट डी एल अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिस जे जेड वैल्यू, ठीक है। अब इसको जैसे मैं आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए h डॉट डी एल डिवाइडेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई, उसको डिवाइड कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेशन रहेगा, ऐसा, है ना। लेकिन इन द लिमिट, अगर लिमिट है टेंडिंग टुवर्ड 0, डेल एक्स डेल वाई, मतलब
जब आपका ये जो डेल एक्स और डेल वाई स्ट्रिंग्स टूवर्ड्स पॉइंट पी है ना, तो ये एग्जैक्ट में आ जाता है, ये एग्जैक्ट साइन में ऐसा। और वही डिफाइन होता है एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। जे जेड कैसे डिफाइन करते हैं मैंने बताया था आपको, दैट इज करेंट, है ना, करेंट डिवाइडेड बाई इट्स एरिया व्हेन एरिया टेंडिंग टुवर्ड्स दिस एरिया टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो वैल्यू, ऐसा जीरो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, तब डिफाइन होता है वो, है ना, डेंसिटी जो है जे जेड जो है। तो एग्जैक्ट तभी आएगा जब ये जीरो करोगे आप इसको टेंडिंग टुवर्ड्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है आपको इस तरह से ऐसा मिला हुआ अप्रोक्सीमेशन में, अगर ये टेंडिंग टुवर्ड जीरो नहीं है तो अप्रोक्सीमेशन में मिलेगा। तो ये जो है हमको जे का जेड कंपोनेंट मिलता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए एच डॉट डी एल क्लोज पाथ इंटीग्रेशन एक्स वाई प्लेन में जब लोगे तो आपको ऐसा मिलेगा जे जेड डेल एक्स डेल वाई, अप्रोक्सीमेशन साइन में रहेगा, रिमेंबर, ठीक है। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा, अगर आप अलग अलग प्लेन में लेते हैं, वाई जेड प्लेन में लेते हैं, है ना, तो हमको जे एक्स कंपोनेंट देगा, एक्स जेड प्लेन में लेते हैं तो वाई कंपोनेंट देगा, ऐसा। तो सिमिलरली करके आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई कंपोनेंट ऐसा। तो इन जनरल आप बोल सकते हो कि कोई भी एक एरिया लिया है, क्लोज पाथ जो एक एरिया इनक्लोज करेगा, तो वो जो है उसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है, जैसे ये पाथ ऐसा ले लिया हमने, है ना, इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो सपोज इस तरह से है, तो ये एन एन नॉर्मल डायरेक्शन ऐसा लिखा है, ठीक है। ये क्लोज पाथ है, इसका जो है ये दिस इज ये डेल एस है आपका, ऐसा डेल एस। तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो केस में, तो एच का इस पाथ में, है ना, इस क्लोज पाथ में जो देख रहा है उसमें इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय जो एरिया इनक्लोज कर रहा है, एरिया टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में इसकी नॉर्मल वैल्यू देगा, ऐसा, ठीक है। तो जे की वैल्यू आप ऐसा लिख सकते हैं, जे का, है ना, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। तो ये एक्स कंपोनेंट कब आया आपका, वाई जेड प्लेन में लिए, तो वाई कंपोनेंट कब आया, जब आपने एक्स जेड प्लेन में लिया, जेड कंपोनेंट कब आया, जब एक्स वाई प्लेन में लिया, ऐसा। तो ये जो चीजें हैं, जे वेक्टर इज कर्ल एच, ऐसा बोलते हैं, कर्ल एच, ऐसा, इस तरह से जे इज कर्ल एच लिखते हैं। तो ये कभी कभी आता है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। पॉइंट फॉर्म यहाँ तक मैं करा दिया था, है ना, ये मैं करा दिया था। तो ये कर्ल एच की वैल्यू, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल में इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो हमको स्टोक्स थ्योरम के केस में जनरली हम करते हैं, या कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे, जब आप अप्लाई करोगे, जे वगैरह दिया है तो एच निकालना है, एच दिया है तो एच निकालना। तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए कर्ल कैसे लिखते हैं। तो कर्ल एच ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में डिटरमिनेंट फॉर्म में ax ay az डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और फिर ये एच एक्स एच वाई एच जेड, ऐसा। अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में जो है एच का होता है हमको रो कंपोनेंट रहता है मालूम, फाई रहता है, और जेड कंपोनेंट रो फाई जेड, है ना। तो एच वेक्टर हम लिखते हैं दैट इज इक्वल टू एच रो ए रो, है ना, प्लस फिर एच फाई ए फाई, ऐसा, फिर प्लस एच जेड ए जेड, ऐसा। तो इसके लिए कर्ल एच जो लिखते हैं 1 बाई रो करके याद रखिएगा, 1 बाई रो, फिर डिटर्मिनेंट है ए रो ए फाई, ये याद रखना है, यहाँ पे रो ए फाई रहता है, नॉट सिंपली ए फाई ए जेड, ठीक है। डेल बाई डेल रो, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जेड, तो डी रो डी फाई डी जेड ये नीचे आ गया, और एच रो और रो एच फाई होता है यहाँ पे, याद रखिएगा, एच जेड, ऐसा। और इसी को अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो यहाँ पे आर एच थीटा और एच फाई, है ना, आर थीटा फाई कंपोनेंट। तो हम इसको लिखते हैं 1/r² साइन थीटा, डिटर्मिनेंट में ए आर ए थीटा, आर साइन थीटा ए फाई, आर साइन थीटा ए फाई, डेल बाई डेल आर, डेल बाई डेल थीटा, डेल बाई डेल फाई, एच आर एच थीटा, ये आर एच थीटा रहता है, और आर साइन थीटा एच फाई रहता है यहाँ पे, याद रखिएगा इसको। तो इस तरह से ये हम कर्ल ऑफ एच लिखते हैं इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो ये कर्ल की वैल्यूज याद रखना है, 2 मार्क का भी पूछा जा सकता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में तो इंप्लीमेंट होगा वो, है ना, तो याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आती है बात फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कर्ल। कर्ल कैसे डिफाइन करते हैं हमने अभी बताया आपको। कर्ल जो है कोई भी वेक्टर का, जैसे मैं कर्ल एच बोला भी है ना, कर्ल ऑफ एच कैसे डिफाइन किया, इज इक्वल टू ये एक इसका क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, एक पाथ है क्लोज, हमेशा एक एरिया को इनक्लोज करेगा, है ना, कोई भी क्लोज पाथ लोगे तो एक एरिया इनक्लोज करेगा, ठीक है। तो क्लोज पाथ में उस वेक्टर का इंटीग्रेशन लेंगे, और एक एरिया जो इनक्लोज कर रहा है, एरिया जो है दैट मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो होना चाहिए, ऐसा। तो ये कर्ल का डेफिनेशन होता है, ठीक है। तो कर्ल इज क्लोज लाइन इंटीग्रल पर यूनिट एरिया एज एरिया श्रिंक्स टू अ पॉइंट, ये डिफाइन किया, ठीक है।
तो ये बेसिकली जो है आपको क्लोज पाथ इंटीग्रेशन वेक्टर का पर यूनिट एरिया दे रहा है व्हेन एरिया टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो ये क्या बेसिकली शो करता है रोटेशननेस, रोटेशनल है या नहीं है करके, ठीक है। सो अगर इरोटेशनल है मतलब सीधे सीधे वेक्टर है, उसमें कोई रोटेशननेस नहीं है, तो उसका हमेशा कर्ल जीरो मिलता है आपको। कर्ल जो है हमेशा जीरो मिलेगा आपको, कर्ल जीरो। जैसे इस तरह से कोई भी वेक्टर है स्ट्रेट ऐसे जा रही है, ऐसा है ना, सीधे सीधे स्ट्रेट। तो इसमें जब इस फील्ड का है जैसे ये एच ही है, तो कर्ल एच ये आपको जीरो मिल जाएगा, ऐसा ये इस तरह से, ठीक है। और अगर इसमें सर्कुलेशन में है ऐसा इस तरह से वो सर्कल में है ऐसा, तो उस केस में जो है आपका कर्ल एच जो है इट विल बी नॉन जीरो वैल्यू। तो ये डिग्री ऑफ रोटेशननेस दिखाता है, वो सोर्सिंग एंड सिंकिंग दिखाता है डाइवर्जेंस, और जो है कर्ल जो है आपका क्या दिखाता है, डिग्री ऑफ रोटेशननेस, है ना। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है इस टेबल में तीनों को मैं डिफ्रेंशिएट किया हूँ। ये देखिए कर्ल, कर्ल को कैसे डिफाइन किया है, कर्ल कर्ल को हम ऐसे डिफाइन किया, देखिएगा कर्ल ऑफ एनी वेक्टर, ए वेक्टर के लिए डिफाइन किया है, दैट इज क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ ए। और ये पाथ इंटीग्रेशन है, एक सरफेस को इंक्लोज करेगा बट सरफेस मस्ट बी टेंडिंग टुवर्ड जीरो। तो ये कर्ल हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जैसे एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर ही है यहाँ पे, है ना, ये इससे सर्कुलेशन में है, तो यहाँ पे कर्ल ए ग्रेटर देन जीरो आएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी आपका, है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये रोटेशननेस है, इसमें पूरा सर्कुलेशन में है। और लेस देन जीरो आया मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट है बट सर्कुलेशन में है, ऐसा। और यहाँ पे देखिएगा ये कर्ल ए इज जीरो, मतलब सीधे सीधे जा रहा है ऐसा वेक्टर फील्ड, तो उस केस में हम बोलते हैं ये इरोटेशनल है ना, इरोटेशनल है ये ऐसा। तो ये हो गया कर्ल, सिग्निफिकेंस कर्ल क्या हो गया, ये डेफिनेशन हो गया कर्ल को कैसे डिफाइन करेंगे वेक्टर का। एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस है रोटेशननेस दिखाता है कि उसमें कितना रोटेशननेस है, वो स्ट्रेट है एकदम या कुछ कर्व्ड है या पूरा सर्कुलेशन में है, ऐसा करके। सर्कुलेशन में है तो मैक्सिमम आपको कर्ल की वैल्यू मिलेगा, ऐसा। नाउ डाइवर्जेंस में कोई भी वेक्टर का मैंने बताया था, जैसे डाइवर्जेंस में आते हैं तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं बताया था, और जब एक क्लोज सरफेस लेते हैं तो उसका इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब क्लोज सरफेस है, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, स्फीयर होगा, एक वॉल्यूम को इनक्लोज करेगा, तो डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम टेंडिंग टुवर्ड जीरो रहेगा, तो उसको हम लोग डाइवर्जेंस डिफाइन करते हैं, है ना। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ एनी वेक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इट इनक्लोजेस व्हेन वॉल्यूम श्रिंक्स टू जीरो, वैल्यू इज डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा अब ये देखिएगा यहाँ पे सोर्सिंग हो रहा है, तो डाइवर्जेंस ए जो है जीरो है, देखिए ये बाहर की तरफ है, जो वेक्टर है ना, उसका डायरेक्शन है, तो डाइवर्जेंस सोर्सिंग हो रहा है। और यहाँ पे देखिएगा अंदर की तरफ है एरो, तो इस पॉइंट पे सिंक हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, डाइवर्जेंस है सोर्सिंग और सिंकिंग को शो करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी डाइवर्जेंस का, मतलब सिंक हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है मतलब सोर्सिंग हो रहा है। और अगर ये कोई पॉइंट पी है जहाँ पे ऊपर में जितने एरोस दिख रहे हैं उतने नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब जितना अंदर आ रहा है पॉइंट पी पे उतना बाहर जा रहा है, तो उस केस में डाइवर्जेंस जीरो होता है ना। तो इसको जो फ्लक्स इन जितना हो रहा है फ्लक्स आउट उतना हो रहा है, तो इसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सोलेनाइडल बोलते हैं इसको ना, सोलेनाइडल फील्ड में जो है डाइवर्जेंस जो है जीरो होता है, सोलेनाइडल डाइवर्जेंस जीरो अगर हो रहा है, ठीक है। और इरोटेशनल है तो कर्ल जीरो होगा, ऐसा याद रखिएगा, है ना, कर्ल है उसका जीरो होगा, ठीक है। सोलेनाइडल है मतलब जितना अंदर आया उतना बाहर गया, जितना अंदर आया उतना बाहर गया, तो ये सोलेनाइडल होता है मैग्नेटिक फील्ड जो है ना। तो ये कर, नाउ कमिंग टू ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रेडियंट है कभी भी एक जैसे सरफेस पे कोई एक फंक्शन डिफाइन किया अपन ने जो कि उस पे कांस्टेंट है, तो ये सपोज पोटेंशियल फंक्शन है, इसका जब ग्रेडियंट लेते हैं तो मैक्सिमम जो वेरिएशन है उस फंक्शन का इन स्पेस मिलता है, दैट इज नॉर्मल टू सरफेस। तो ग्रेडियंट बोल सकते हो कि v जो फंक्शन है उसका मैक्सिमम वेरिएशन दिखाता है, सो दैट इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। तो ग्रेडियंट जो है हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो करने के लिए कोई सरफेस दिया है तो उसका जो है ग्रेडियंट लोगे डेल v, ग्रेडियंट v, तो इस तरह से इसका परपेंडिकुलर में मिलता है ऐसा v, यहाँ पे हम अगर डिफाइन कर दें इसमें सरफेस में, तो ये ग्रेडियंट का होता है ना। तो ग्रेडियंट है परपेंडिकुलरिटी शो करता है, किसी भी सरफेस में अगर कोई फंक्शन है मालूम है तो आप उसका ग्रेडियंट लोगे तो आपका परपेंडिकुलर टू सरफेस डायरेक्शन मिल जाएगा, दो अप और डाउन दो में, ठीक है।
इस तरह से। तो ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल का कैसे डिफाइन करते हैं और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये अपन ने देखा। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, है ना। स्टोक्स थ्योरम ये भी एग्जाम में पूछते हैं, जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूव डाइवर्जेंस थ्योरम, वैसे ही स्टेट एंड प्रूव स्टोक्स थ्योरम करके, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव करके पूछा जाएगा। तो स्टोक्स थ्योरम जो है, स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि जो H का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है उसको हम एक सिंगल सरफेस इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक बड़ा सा क्लोज पाथ लिया है ना, मैंने आपको बताया था, जैसे इस तरह से एक रेक्टेंगुलर पाथ लिया है, तो इसका क्लोज पाथ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, इसका 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, मतलब 4 पाथ आ जाएंगे इसमें। तो ये टेडियस काम होता है। तो ये कहता है कि जरूरी नहीं है ये कोई क्लोज पाथ है, बिकॉज इट इनक्लोजेस सर्टेन एरिया, ये कुछ एरिया को इनक्लोज करता है। तो इस एरिया में आप कर्ल ऑफ H ले लीजिए और इसका सरफेस इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, तो ये स्टोक्स थ्योरम होता है ये। तो ये कहता है कि क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू सरफेस ओपन सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ कर्ल ऑफ H, मतलब ये जो पाथ है जो सरफेस इनक्लोज कर रहा है, ओवर दैट सरफेस यू टेक इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, कर्ल H, नॉट H का नहीं करना है, कर्ल H का लेना है और इसको सरफेस इंटीग्रेशन कर देना है। तो यही स्टोक्स थ्योरम होता है ना, मतलब H का क्लोज पाथ इंटीग्रेशन गिव्स यू द कर्ल ऑफ H का सरफेस इंटीग्रेशन, ऐसा। तो इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या है, हमने एक, आप देखेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा क्लोज पाथ ले लिया, ऐसा आप देखेंगे, ऐसा रेक्टेंगुलर एक पाथ, एक लार्जर में ऐसा, इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें डायरेक्शन हमने ऐसे लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या किया, H डॉट DL ऐसा करके अपन ने ले लिया इसको, H डॉट DL ओवर एक क्लोज पाथ। तो ये पूरा हमारा ये क्लोज पाथ है, ऐसा, ये ऐसा क्लोज पाथ है, ठीक है। तो ये क्लोज पाथ है, तो इसको फिर फर्दर हमने बहुत सारे छोटे छोटे पाथ में ऐसे डिफाइन कर दिया, ऐसा देखिएगा कि यहाँ से यहाँ ऐसा पाथ में किया है, फिर ये सेकंड वाला जो पाथ है क्लोज पाथ, ऐसा ऐसा जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक एरिया इनक्लोज हो रहा है, यहाँ एक एरिया इनक्लोज हो रहा है, यहाँ एक एरिया इनक्लोज हो रहा है, ऐसा। तो इसको मैं अलग अलग 1 2 3 4 पाथ में ऐसा करके इसी को मैं लिख सकता हूँ, एक छोटा सा पाथ क्लोज पाथ, फिर दूसरा सेकंड थर्ड फोर्थ के पाथ, एन ऐसा एन करके क्लोज में है, याद रखिए, लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये देखिएगा ये इधर डायरेक्शन है ना, ये इधर जब आएंगे तो ये यहाँ ऐसे डायरेक्शन में आएगा, और सेकंड के लिए मैं जा रहा हूँ ऐसे, तो इंटीरियर में जितने भी हैं ये सब कैंसिल हो जाएंगे। ये पूरा मेरे पास जो बचेगा ओवर दिस पाथ, ऐसा जो लिख रहा हूँ, मेरे पास यही बचेगा लास्ट में, ऐसा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक A B C D, अगर ऐसे मैं बोला तो A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D, D से लेके A तक, ऐसा पूरा फिर बचेगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा लिया है ना। लेकिन क्या होगा, अंदर के जितने भी हैं कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये वाला पाथ लेते हैं क्लोज पाथ, और ये वाला, तो ये वाली लाइन ऐसे नीचे इधर आएगी, तो ये और ये ऊपर जाएगी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ऐसी। सिमिलरली यहाँ पे ये इस तरह से पूरे कैंसिल हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसा करके छोटे छोटे पाथ्स में अंदर लिख सकते हैं। ऐसा कोई एक बड़ा पाथ है, ये इस तरह से एक बड़ा पाथ अपन ने, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ा पाथ है उसको छोटे छोटे पाथ्स में हम समेशन में लिख सकते हैं, ऐसा। तो अब इसमें जब आपने ऐसा लिखा, तो इसको हम लोग अभी देखे ही थे कि इसको हम एरिया से ऐसे डिफाइन कर दिए, उसका एरिया से हर एक का। जैसे कोई के वाला क्लोज पाथ है ना, के यहाँ पे, तो इसको उसके एरिया से हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हम हमेशा ऐसा कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे ऐसे ही किया, ऐसा देखिएगा, ऐसा ये। तो ये जो पॉइंट है हम हमेशा कैसे कैसे डिफाइन करते हैं इसको, ये जो है डेल S1, ये ऐसा। तो ये हम एक छोटा सा लिए हैं, तो इसको हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, इसको कर्ल, है ना, ये जो है कर्ल डिफाइन करते हैं, आप देखे होंगे, इसको हम लोग कर्ल डिफाइन करते हैं, ऐसा कर्ल। जब डेल S के टेंडिंग टूवर्ड 0, मतलब और छोटा छोटा पाथ लेंगे, दैट विल बी टेंडिंग टूवर्ड 0, तो ये हमारा श्रिंक टूवर्ड्स छोटा सा एरिया, तो ये पूरा कर्ल में जाएगा। हर एक जो है, हर एक पाथ जो क्लोज सरफेस कर रहा है वो 0 की टूवर्ड ट्रेंडिंग कर रहा है। तो इस तरह से आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, है ना, कर्ल ऑफ H पहला वाले पाथ में, और फिर AN डेल S1, मतलब उसका जो डायरेक्शन है एरिया का, फिर इसी तरीके से सारे को हम ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली कर्ल एच है ना, ओवर दिस फर्स्ट में उसका इंटीग्रेशन, सेकंड में, थर्ड में, ऐसा। तो बेसिकली कर्ल एच का ओवरऑल एरिया हम उसका समेशन ही लिख रहे हैं, कर्ल एच का ओवर दैट सरफेस। तो इसलिए उसको समेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन होता है ना, तो समेशन ओवर ऑल, ऐसा पूरा समेशन ओवर ऑल हम जब लेंगे तो इसको हम ऐसा इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एच डॉट डी एल गिव्स यू दिस वैल्यू, ऐसा। तो ये इसका जो है डेरिवेशन हो गया, प्रूफ हो गया। सो एच का जो क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस, ऐसा। और डाइवर्जेंस थ्योरम याद रखिएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या था, डी का क्लोज, डी डॉट डी एस, ऐसा। डी का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करते थे हम लोग, ऐसा ऐसा ऐसा। डाइवर्जेंस ऑफ डी, तो ये डाइवर्जेंस होता था ना, डाइवर्जेंस थ्योरम, ऐसा डीवी, दिस इज डाइवर्जेंस थ्योरम। ये स्टोक्स थ्योरम होता है, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई करते हैं, और ये ओपन सरफेस है, क्लोज पाथ है, वहां के लिए अप्लाई होता है, याद करिए। तो क्लोज पाथ कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल सरफेस इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो 4 आपको करना पड़ता पाथ, आपको सिंपल एक इंटीग्रेशन से हो जाता है, ये सिग्निफिकेंस है। तो स्टोक्स थ्योरम का क्या सिग्निफिकेंस है कि जो है आप जो है क्लोज पाथ इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट बशर्ते वो जो क्लोज पाथ है वो एक सरफेस को इंटीग्रेट करना चाहिए बाय टेकिंग द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर उसको। तो इससे क्या सिंप्लीफाई हो जाता है कैलकुलेशन एच डॉट डी एल का, मतलब क्लोज पाथ इंटीग्रेशन है वो आपकी जो वैल्यूज है करेक्ट निकालना हो तो निकाल सकते हो, 4 बार करोगे तब आएगा, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन से आ जाएगा। तो ये स्टोक्स थ्योरम होता है, ठीक है। अब इसी को जैसे आप एक सिंपल हम कार्टेशियन सिस्टम में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम दूसरे के कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे। जैसे एक न्यूमेरिकल आया है ना, इवैल्यूएट बोथ साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। एच की वैल्यू दिया है, एच वेक्टर इज इक्वल टू 6xy ax माइनस 3y स्क्वायर ay एम्पियर पर मीटर। मतलब हमें जो है एक्स वाई प्लेन में दिया हुआ है जो एरिया है, आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए x और y का वेरिएशन दिया, z इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स वाई प्लेन। तो x 2 से 5 तक वेरी कर रहा है ना, x ये हो गया 2 वाला और ये हो गया x 5 हो गया, ऐसा पाथ। और y जो -1 से 1, तो y जो ये वाला पाथ हो गया पूरे -1 हो गया, और ये जो है y +1। तो ऐसा देखिएगा, ये जो रीजन दिया है ना, इसमें क्लोज पाथ बन रहा है हमारा 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 और 4 से लेके 1, ऐसा करके इस तरह से एक पाथ बन रहा है, ठीक है। लेट द डायरेक्शन ऑफ ds बी az बोला है, मतलब सरफेस इज ए वेक्टर क्वांटिटी बताया था मैं, अगर हम ऐसा काउंटर क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये इधर az डायरेक्शन में मिलेगा एरिया का। तो इसलिए मैंने 1 से लेके 2 लिया, 2 से लेके 1 ऐसा नहीं लिया है ना, काउंटर क्लॉकवाइज में ऐसा लिया है क्लोज पाथ को, है ना। मैं चाहे तो क्लॉकवाइज भी ले सकता था, लेकिन उससे एरिया का डायरेक्शन मुझे -az मिल जाता, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, ठीक है। तो ये बोल रहा है वेरीफाई करिए स्टोक्स थ्योरम को। तो कभी भी मैंने कहा कि जब कभी भी जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम वेरिफिकेशन है या आपको स्टोक्स थ्योरम आए, तो सबसे पहले राइट हैंड साइड को ले लीजिए, है ना। तो देखिएगा कर्ल ऑफ एच, राइट हैंड साइड को लेते हैं, इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन है इवैल्यूएट बोथ साइड ऑफ स्टोक्स थ्योरम, ठीक है, फॉर फील्ड एच दिया है। तो कर्ल एच की वैल्यू कार्टेशियन सिस्टम में ये लिखते हैं, मैंने बताया था डिटरमिनेंट फॉर्म में। तो यहाँ पे एच एक्स की वैल्यू दिया है, दिस इज 6xy, एच वाई की वैल्यू दिया -3y स्क्वायर, और एच जेड नहीं है, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे आप, और याद रखिएगा यहाँ पे ds वेक्टर, तो ds वेक्टर जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू ds इंटू az रहेगा, ठीक है। अब चूंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है ये, तो यहाँ पे एक्स वाई कंपोनेंट का मतलब नहीं है हमको, सिंपली कर्ल एच का जेड कंपोनेंट सीधे निकाल लीजिए। तो कर्ल एच का ये जेड कंपोनेंट निकालोगे तो ये -6xaz आएगा। y और x क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है s के साथ, इसका एरिया के साथ, वो az में है। अगर ax ay भी लूंगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट z के साथ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कर्ल h ये आ गया, किसकी वैल्यू, ये कर्ल h की वैल्यू आ गई। और इसमें क्या लिखोगे आप, इसका एरिया कितना होगा, ये dx है और इधर dy ऐसा करके, है ना। सो dx इंटू dy, एक्स वाई जो प्लेन में कैसे लिखोगे, dx dy लिखोगे आप इसका एरिया, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड z डायरेक्शन, तो az डॉट az 1 हो जाएगा। तो इसको आपको सुटेबली इंटीग्रेट करना है। x और y कहां से कहां तक रहेगा, x जो है आपका
2 से लेके 5 तक रहेगा, तो 2 से लेके 5x का, और y की जो है -1 से लेके 1 तक, तो ये आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा ये वाली वैल्यूज, ठीक है। तो -126 एम्पियर आ गया, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब हम आते हैं, ये राइट हैंड साइड आ गया सरफेस इंटीग्रेशन, है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो ये 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 1, ऐसा 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 4 से लेके 1, ऐसा आपको करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। तो हम अब है लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4, 1 बाई 1 देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम है आप आ जाते हैं जो है 1 से लेके 2 में, 1 से लेके 2 में ऐसा, तो 1 से लेके 2 में पूरा h को ऐसे लिख दीजिए आप, है ना। इधर जा रहे हैं हम लोग, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, जो है dl वेक्टर कैसे लिखते हैं हम लोग, dxx प्लस dyy प्लस dz लिखते हैं ना। तो यहाँ पे चूंकि ये x मेरा 5 कांस्टेंट है, y चेंज हो रहा है, मतलब dl वेक्टर इज सिंपली dy ay, और किधर है टुवर्ड्स y डायरेक्शन में, ऐसा dy ay, है ना। तो यू राइट हियर dy ay, और h पूरा रहेगा, तो h का x और y कंपोनेंट दिया है, चूंकि ये ay है, यहाँ पे अगर मैं ax लिखूंगा तो x डॉट ay 0 हो जाएगा, तो सिंपली आप hy ay लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और y कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेके 1 तक है, ऐसा। तो ये आ गया आपका -3y² dy, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग 2 से 3 में, ऐसा। तो 2 से 3 में आएंगे तो फिर अगेन h को रख दीजिए, और सिंपली dl वेक्टर इज क्या लिखेंगे, y कांस्टेंट है, dy 0 हो जाएगा, dz 0 हो जाएगा, z इज 0 है तो dz 0, सो dl वेक्टर इज सिंपली dxx रहेगा, ऐसा। तो यहाँ पे आपका जब h के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो hx dx ही बचेगा, तो hx की वैल्यू रख दीजिए आप, जो भी था, तो hx की वैल्यू रख दिया, और x की वैल्यू जो है यहाँ से आपका 5 है इसमें, यहाँ इस पॉइंट पे, और यहाँ पे 2 तक जा रहा है, तो 5 से लेके 2 आप करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 63 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आते हैं हम लोग 3 से 4 के बीच में, है ना। तो 3 से 4 में आएंगे तो h को रख दिया, फिर वैसी dl वेक्टर इज dy ay लिखेंगे, बिकॉज dx 0 dz 0, ठीक है। तो h वेक्टर सिंपली hy dy आएगा, और y जो यहाँ से चेंज हो रहा है +1 to -1, ऐसा देखिए, इसमें यहाँ से, है ना, +1 to -1, ऐसा 3 to 4 में, 3 to 4 में। तो ये जो लिमिट है थोड़ा ये कर लीजिएगा, यहाँ पे शायद -1 यहाँ लिख दिया हूँ उसको, तो ये आप चेक कर लीजिएगा जो भी है। सो उसकी जो वैल्यू निकालोगे तो अगेन इट विल कम आउट लाइक दिस। देन फिर 4 to 1 में आ जाते हैं, 4 to 1 में, तो फिर h वेक्टर पूरा लिख दीजिए। फिर इसके लिए 4 to 1 में जाएंगे तो जो है, क्योंकि y जो -1 है तो dy 0 dz 0, ओनली x इज चेंजिंग, कहाँ से कहाँ, 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक एक्सचेंज हो रहा है, तो ये आपका h वेक्टर hx करके एंड डॉट dxx, तो x डॉट x, तो ये सिंपल आ जाएगा। तो इस तरह से -63 आएगा। तो इस तरह से जो है आप देखेंगे ये -2, -63, 2 एंड माइनस, तो ये -126, तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा, ऐसा। तो ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन ऑफ स्टोक्स थ्योरम फॉर द क्लोज पाथ गिवन। ये क्लोज पाथ जो गिवन था या जो रीजन दिया था उसके लिए, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम एक और जो है देखेंगे स्टोक्स थ्योरम फॉर द फील्ड, ये वाला जो है, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, मुझे थोड़ा सा एक काम भी था अभी, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।